नमस्कार। पॉडकास्ट के इस अंक में बहुत स्वागत आप सभी का। हर वक्त की तरह इस बार मैं विभा उपाध्याय और हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका परिचय मैं इस रूप में दूं कि बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी को अपनी आवाज़ से एक बुलंदी तक पहुंचाने की कोशिश वो कर रही हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं। नई ऊर्जा और नए विचारों के साथ राजनीति में कदम आगे बढ़ाती हुई अब बिहार की ये बेटी समस्तीपुर से निकलकर संसद तक लोगों की आवाज को सवालों के जरिए रख रही हैं। बहुत स्वागत शांभवी आपका हमारे इस पॉडकास्ट बहुत में। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है। शांभवी, चूंकि आज का दिन बहुत खास है, इसलिए भी खास है क्योंकि बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज माता सीता, माँ जानकी को एक भव्य मंदिर में स्थापित करने के लिए आधारशिला रख दी गई है। गृह मंत्री भी आज पहुंचे हुए थे। इस दिन को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, ये बहुत आई थिंक हर बिहार वासी के लिए एक बहुत भावुक क्षण है जब रामलला जी का अयोध्या में मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा था। तो वहाँ पे अपने ससुर जी के साथ हम भी उपस्थित थे अयोध्या में ही। और उसी टाइम पे एक हर बिहारी के मन में एक ख्याल आया कि हमारी सीता माता का भी मंदिर ऐसा भव्य बने, होना चाहिए। एक जहाँ पे हमारे राम जी, हम लोग हमेशा सीता राम कहते हैं, तो सीता के बिना तो राम जी भी अधूरे हैं। तो इसीलिए वहाँ पे हर बिहार वासी के दिल में एक ये ख्वाहिश था कि ऐसा हो। और कहीं ना कहीं आज वो प्रार्थना प्रभु श्री राम ने सुन ली है और आज सीता माता के भव्य मंदिर का जो शिलान्यास है वो भी हो रहा है। और बिहार के लिए गौरव का क्षण इसीलिए भी है क्योंकि अगर हम लोग बात करें टूरिज़्म की, तो हम लोग हमेशा राम सीता माता की कॉरिडोर की बात करते थे कि राम जी और सीता माता के मंदिर को एक कॉरिडोर से जोड़ने की सख्त आवश्यकता है। तो अब यहाँ पे यूपी और बिहार का जो टूरिज़्म है वो भी बूम करेगा। एक टेम्पल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप करेगा। और मिथिला का जो क्षेत्र है, जो हमेशा जब आप मिथिला में कहीं ना कहीं जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो थोड़ा कम रहा है क्योंकि उसका जोग्राफिकल लोकेशन एक ऐसा है जहाँ पे बाढ़ ग्रसित भी एरियाज़ होते हैं और फर्टाइल लैंड है, तो लैंड एक्विजिशन की समस्या वगैरह हमेशा से वहाँ पे रही है। पर अब इस सीता माता के मंदिर से हम लोग को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं टूरिज़्म और टेम्पल इकोनॉमी जब अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा, लिक्विड मनी इकोनॉमी में रोटेट होना शुरू हो, तो एक अच्छी विकास की उम्मीद अब मिथिला में जागी है। मिथिला की बात होती है, माँ जानकी की जन्मभूमि की बात होती है, तो कहा जाता है कि एक तरीके से वो कृषि की अधिष्ठात्री भी हैं। और ज़मीन की बात होगी तो भावनाएं अपने आप जुड़ जाती हैं। लोगों की एक भावना थी कि माता सीता को भी एक भव्य स्थान मंदिर मिले। बिल्कुल। जब प्रभु श्री राम को मिला तो माता सीता को भी मिलनी चाहिए उस लिहाज से भी। और चूँकि जैसे ही टेम्पल इकोनॉमी की आपने बात की, तो इस टेम्पल इकोनॉमी से सिर्फ सीतामढ़ी तो बढ़ेगा नहीं, पूरा एरिया मिथिला रीजन इसीलिए कहा। और ओवरऑल मैं अगर बिहार के दृष्टिकोण से भी देखूं, क्योंकि बिहार में अगर आप चार ऐसी चीज़ों की चर्चा करें कि जिसके डेवलपमेंट के साथ आप बिहार को विकसित होता हुआ देख सकते हैं, तो उसमें एक टूरिज्म है। बिल्कुल तो है। उस दृष्टिकोण से भी बिहार का भी विकास होगा। नहीं, बिल्कुल। जैसे अब आप बोधगया को ही देख लीजिए। जब बोधगया जब उसको रिकग्निशन मिला, जब उसको पूरा डेवलप किया गया, तो आज मगध के एरिया को पूरा बोधगया से जाना जाता है। और कितना इंटरनेशनल टूरिज्म वहाँ पे फ्लरिश किया है। बोधगया मतलब गौतम बुद्ध की धरती, जहाँ पे उनको एनलाइटमेंट अटेन हुआ था, तो वो एरिया पूरा डेवलप कर गया। तो वैसे ही हम लोग को उम्मीद है कि सीतामढ़ी से मिथिला का जो रीजन है वो पूरा डेवलप करेगा। कहीं ना कहीं ये इंडिया नेपाल रिलेशंस को भी और मजबूत करेगा क्योंकि आस्था जितना बिहार में है, जितना भारत में है, उतना ही आस्था नेपाल में भी है। तो इसीलिए ये कहीं ना कहीं एक जो इंटरनेशनल कम्युनिकेशन है मिथिला और नेपाल का, वो भी शुरू हो जाएगा। एक अच्छा हमको लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे संभव हो पाएगा। और जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का बेटर होगा, टेम्पल इकोनॉमी तो है पर एक कॉरिडोर जैसा जब वो बन जाएगा, तो आई थिंक एक अनपैरेलल्ड रेट पे वहाँ पे विकास हो पाएगा। अच्छी होटल्स आएंगे, अच्छे मतलब टूरिज्म जब डेवलप करता है। जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं, क्योंकि बिहार में अगर मुद्दों की बात करें तो पलायन
बड़ा मुद्दा होता है, बेरोज़गारी बड़ा मुद्दा होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है, फिर सेल्फ सेटल्ड ग्रुप्स बहुत कम हैं। तो उस लिहाज से भी हम देखें तो इसके आसपास जिस आर्थिक समृद्धि को हम आने वाले वक्त में देख रहे हैं, उससे सर्कुलेशन बढ़ेगा मनी का। बिल्कुल, टेम्पल इकोनॉमी यही होता है ना, जैसे जब भी आप कहीं पे मंदिर होता है तो वहाँ पे प्रसाद बेचने वाले होते हैं, वहाँ पे छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं, वहाँ पे मार्केट डेवलप कर जाता है पूरा का पूरा, वहाँ पे लोग आके अगल बगल रहने लगते हैं। जो ज़मीन वर्षों से अनटच रही होगी वहाँ पे लोग आकर के रहने लगेंगे। आप देखिए अयोध्या में जो राम जन्मभूमि है वहाँ पे किस तरीके से वो पूरा कॉरिडोर डेवलप कर गया। मतलब सिर्फ पूजा की सामग्री ही नहीं पर पूरा एक मार्केट वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है आज, और पूरा एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पूरा वहाँ पे फ्लरिश कर रहा है। तो ये सारी एक ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं अब बिहार में एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री और बढ़े, बड़े बड़े जो चेन्स हैं वो आए। अभी बहुत सीमित है, जब भी कोई बड़ा चेन आता है तो वो या तो पटना की तरफ आ रहा है और या तो गया की तरफ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों ही एरियाज़ हैं जिनको मतलब एक राजधानी और एक मगध का एरिया जिसको प्राथमिकता हमेशा मिली है। पर अब ये वाला जो प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी शिफ्ट नहीं, पर हाँ अब इसी लेवल पे मिथिला में भी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हॉस्पिटैलिटी डेवलपमेंट होगा, एक मार्केट का जो स्थिति है वो सिचुएशन इम्प्रूव करेगा। इकोनॉमी में जब मनी रोटेट होने लगा तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी मल्टीप्लाई करना शुरू करेगा। इसका मतलब जो विपक्ष हमेशा से ये कहता रहा है कि भाई सियासत तो कहते हैं कि भाई किसी भी चीज़ में विपक्ष निकाल लेगा, लेकिन सवाल उसकी तरफ से रहा है कि डबल इंजन की सरकार, इसे रिपीटेडली कहा जाता है, लेकिन इससे बदला क्या? तो डबल इंजन की सरकार से बिहार में सीतामढ़ी बदल रहा है। सीतामढ़ी एक सिर्फ एक उसको विकास तो उसका एक डायमेंशन है, वो एक आस्था का विषय है, और जब लोगों की आस्था किसी चीज़ से जुड़ जाती है वो उसको लेकर के बहुत भावनात्मक हो जाते हैं, और जब भावनात्मक होते हैं तो वो मतलब पूरा एनर्जी लोगों का उसके तरफ चला जाता है, और जैसे ही आपका एनर्जी शिफ्ट होगा, आपका फोकस शिफ्ट होगा, आप वहाँ पे लोग क्लटर करने लगेंगे, वहाँ पे लोग फोकस करने लगेंगे, वहाँ पे जैसे ही आपका मूवमेंट आपका मल्टीप्लाई करने लगेगा तो वहाँ पे और जो बाकी लोगों को नहीं अट्रैक्ट किया है, सोचिए पूरे भारत में एक भव्य सीता माँ का मंदिर बिहार में कितनी बड़ी बात है बिहार के लिए। और ये डबल इंजन की सरकार ने ही ये सुनिश्चित किया है कि अगर मंदिर बनने के लिए वहाँ पे जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट किसने की? वो डबल इंजन की सरकार ने की। कि आज लोग सोच सकते हैं कि बिहार में अगर सीता माँ का भव्य मंदिर बनाना है तो वो बिहार में बनाना है। बिहार को आपने बदलते हुए देखा है, बिहार 2005 से पहले और 2005 के बाद आज। अगर आपसे मैं कहूँ कि 3 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपको लगती हैं कि ये बदलाव किसी भी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी था, ये बदला है और भी बहुत काम होने बाकी हैं नीतीश जी के नेतृत्व में। सबसे पहले क्योंकि हम बिहार की बेटी हैं और हमको लगता है कि आधी आबादी के लिए जो नीतीश जी की सरकार ने काम किया है वो अनपैरेलल्ड है। किसी भी राज्य में उस राज्य की बेटियों के लिए इतना काम नहीं हुआ, एंड आई थिंक यही वो एक आधी आबादी का ही वोट है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी आज भी मुख्यमंत्री बने हुए। उन्होंने जो बेटी का सम्मान लोग खो दिए थे बिहार में, वो सम्मान को पुनर्स्थापित किया। और सिर्फ सम्मान, हम लोग नंबर्स की आप बात करें तो सरकारी नौकरी में उनको रिजर्वेशन दिया, एजुकेशन में, शिक्षा में एनरोलमेंट रेट बढ़ाने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी योजनाओं का निर्माण किया जिसको यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थान रिकग्नाइज करती, जैसे आपकी साइकिल योजना हो, पोशाक योजना हो, दीदी की रसोई जैसा सोच। दीदी की रसोई एक ऐसा मॉडल है जिसमें जो गृहिणी है वो घर में खाना बनाती है, उसको एंटरप्रेन्योर बना दिया उसकी कला से। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो योजना है जो जिसके निर्माण से हमारे बेटी, बहुएं, माताएं आगे बढ़ी। पर उससे ज़्यादा एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस उन्होंने आधी आबादी में जगाया, वो आई थिंक किसी भी राज्य में अनपैरेलल्ड है। उसका कोई मैच नहीं, उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। संभवतः इसीलिए नीतीश जी बार बार कहते हैं कि अगर यूएसपी की बात होगी तो महिलाएं फोकस सेंटर में हैं, उनके लिए उनको ध्यान में रखकर योजनाएं बनाई जाती हैं। अभी शिक्षा विभाग में हमने देखा कि जितनी बहाली बम्पर तरीके से बिहार में हुई है, संभवतः इससे पहले मैंने किसी दूसरे स्टेट में देखी नहीं।
आप सिर्फ स्वास्थ्य बताएंगे विभाग में भी हुई थी। बिल्कुल, हेल्थ सेक्टर में भी उनकी तरफ से रिजर्वेशन के साथ साथ उन्होंने अब सरकारी नौकरी में भी डोमिसाइल है। बिल्कुल डोमिसाइल का एक फैसला जो उनकी तरफ से इस वक्त लिया गया। हाँ। हालांकि इस पर भी क्वेश्चंस बहुत सारे हैं। लोगों का ये कहना है कि नीतीश को भी ये फैसला लेने में इतना वक्त लग गया, अब जाकर के डोमिसाइल का फैसला हुआ, लेकिन हुआ। महिलाओं की जब चर्चा होती है तो क्या ये विकास, महिलाओं का ये सशक्तिकरण प्रशांत किशोर को नहीं दिखता है? क्योंकि उन्होंने तो एक महिला पर ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि भाई टिकट इसलिए मिल गया शांभवी को क्योंकि शांभवी राजनीतिक पात्रता रखती हैं या नहीं रखती हैं ये सेकेंडरी है, वो राजनीतिक परिवार से आती हैं। देखिए, किसी भी जब उनके स्टेटमेंट की बात करें, सबसे पहले तो मेरे को लगता है कि उनके अहंकार की वजह से वो बात बुला गया। मतलब कोई भी इंसान अपने सेन दिमाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये नहीं बोल सकता है, कोई भी नेता। ठीक है, ये हम बहुत, मेरी कम उम्र है और बहुत कम मेरे को पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, पर इतना तो पता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कितने एक दायरा होता है, उसको कभी नहीं क्रॉस करना चाहिए। वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है और उसमें आप ऐसे ही नीच तरीके की बात करते किसी महिला के बारे में। आपका टारगेट कोई और था। कौन था? प्रशांत किशोर जी नहीं, का उनका टारगेट उनके टारगेट संभवतः मेरे फादर होंगे, क्योंकि उनके साथ वो काम कर चुके हैं और उनकी अपनी नोकझोंक हुई होगी उनके साथ। पर उनको टारगेट करने के लिए आई थिंक गलत जगह, मतलब उनका तीर चल गया। और तो वो ऐसा तो नहीं कि बाउंस बैक हो गया? देखिए, उसके बाद उन्होंने, आई थिंक उनकी हिम्मत ही नहीं हुई ऐसा कुछ बोलने की, और किसी को भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, स्पेशली हम दलित महिलाएं हैं, हम दलित परिवार से आते हैं, और किसी भी महिला के लिए आसान नहीं होता, वो किसी भी परिवार से आए, कितने भी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आए। आप भी एक महिला पत्रकार है, जो जितनी भी महिला पत्रकार ने मेरे से ये पूछा, या जितनी भी बेटियों ने हमसे पूछा, हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारे समाज में ये प्रॉब्लम क्यों है कि जब बेटी आगे बढ़ती है तो उसके अचीवमेंट को किसी और से जोड़ दिया जाता है। उसकी खुद की कैपेबिलिटी, उसकी खुद की कोई कैपेबिलिटी नहीं हो सकती, उसकी खुद का कोई विजन नहीं हो सकता, उसका खुद का कोई सोच नहीं हो सकता। सीधे हो जाता है। अगर आप प्रिविलेज बैकग्राउंड से अगर आप नहीं भी आती हैं, पर आप भी एक्सपीरियंस की होंगी कि आप आगे बढ़ेंगे तो कहेंगे अरे इसकी तो, ये तो इसकी बहुत अच्छी दोस्त थी, अरे ये तो इसकी बेटी थी, अरे इसके तो जान पहचान के ये लोग हैं, इसीलिए। मतलब ये हमेशा होता है। ये हमारे समाज में एक ये थोड़ा पेट्रियार्कल माइंडसेट से ये प्रॉब्लम आ गया है। बट दुख की बात ये है कि प्रशांत किशोर जी जहाँ बोलते कि हम बिहार बदल देंगे, बदलने के लिए, बदलता बिहार उनको पच ही नहीं रहा है। नहीं, उन्होंने तो हमेशा कहा है कि भाई मैं एक यंग, एनर्जेटिक, विजनरी वैसे लोगों को राजनीति में लाना चाहता क्या हूं। है उनका विजन? कोई विजन डॉक्यूमेंट है उनके पास? क्या है उनका विजन? तीसरा, बिहार बदलना है, लेकिन कैसे बिहार को बदल? उनके पास कोई तर्क नहीं है, उनके पास कोई विजन डॉक्यूमेंट नहीं है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि भाई जनता मेरे साथ है, ये बदलाव आपको इस बार विधानसभा चुनाव 2025 में देखेंगे। जनता कैसे, यही चीज़ हम उनको, अब हम लोग भी ज़्यादा नहीं बोलते, हम लोग भी देखते हैं कि चुनाव के बाद ही उनको जवाब उनको जनता दे देंगी। ये सिर्फ कह देना कि हम बिहार बदल देंगे, बिहार बदलेंगे, पर आप कैसे? आपके पास कुछ तो, हम लोग सब युवा लोग हैं, आपके पास कोई तो विजन होना चाहिए, कुछ तो आइडिया शेयर करिए, कुछ तो आप बताइए। जितने भी विजनरी काम हुए हैं वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हुए हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए। एनडीए की सरकार ने बिहार में संभव विकास किया है जिसकी लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर आज बिहार का ऐसा हो गया है, हम खुद ही ट्रैवल करते इधर से उधर तो मेरे को शॉकिंग लगता है कि यार ये भी हो सकता था। हम लोग खुद पटना से गया 4 घंटे में जाते थे, आज 1.5 घंटे में पहुँचते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि मैं भी बिहार से आती हूँ और जो मुझे अगर अपने पैतृक स्थान सीवान जाना हो तो तकरीबन 6 घंटे, कम से कम 6 घंटे की जर्नी मुझे पटना से सीवान के लिए करनी होती थी। आज वो दूरी 4 घंटे, 3.5 घंटे में तब्दील हो गई है। तो ये सड़कों का जाल हमें दिखता है। लेकिन संभव, आपको नहीं लगता कि सिर्फ सड़क, बिजली, पानी, ये कितने साल तक, उसके आगे का विकास भी होना चाहिए? सड़क, सबसे पहले तो हम लोग शुरू किए थे एक माइनस से, आप ले लो, जीरो से हम लोग नहीं शुरू किए थे। हम लोग मतलब 2005 में हम लोग, आप मान के चले 1990 से शुरू किए थे। वहाँ पे जब बाकी प्रदेश 1990 पे था, हम लोग वो 2005 पे थे। वहाँ से हम लोग शुरू किए उसको, वहाँ से हम लोग इकोनॉमी मल्टीप्लाई करना शुरू किए। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करके सड़क, बिजली,
पानी, नाली, ये सारे सुविधाएं सही में बिहार में लोगों के पास नहीं थे। ये बेसिक फैसिलिटी है पर ये लोगों के पास नहीं थे। जब 7 निश्चय लॉन्च हुआ था उसमें 7 निश्चय में बिजली, पानी, सड़क, नाली, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये था उसका एजेंडा और ये बेसिक्स था। बेसिक से जब उसको मल्टीप्लाई करना हम लोग शुरू किए, आज जाके हम लोग उस लेवल पे पहुँचे जब हम लोग अब प्राइवेटाइजेशन की तरफ अब मुड़ सकते हैं। नहीं तो पहले तो आप क्या बोलते कंपनीज़ को, कंपनी अगर आप फैक्ट्री भी लगाना चाहते हैं तो फैक्ट्री वाले तो कहेंगे यार बिजली तो आ नहीं रहा है, फैक्ट्री चलेगा कैसे, पानी तो पहुंच नहीं रहा है, लोग रास्ता तो है ही नहीं, लोग आएंगे कैसे, आएंगे कैसे। जिसको फैक्ट्री पहुंचने में ही 4-4 घंटा लग जाएगा वो बंदा वहाँ पे कैसे काम करेगा। लेकिन विपक्ष तो ये कह रहा है कि जो हमारा विजन है, हमने कहा कि भाई हम महिलाओं को इतने प्रतिशत आरक्षण देंगे, वही नीतीश कुमार उससे रिपीट कर रहे हैं, उसे महिलाओं लागू के कर रहे हैं। आरक्षण की बात विपक्ष ने कभी नहीं की थी, कभी भी नहीं की थी। महिला उनकी प्राथमिकता कभी थे ही नहीं। वो मतलब ये तो मतलब बहुत ही बड़ा जोक हो जाएगा अगर आरजेडी महिलाओं की बात करना शुरू कर दे तो। ये तो आई डोंट अग्री, ये उन्होंने कभी नहीं कहा था। और बाकी जो चीज़ें वो लोग कह रहे थे, करने वाले वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। जनता की आवाज़ थी, जनता ने पुकारा था, जनता की मांग थी, युवाओं की मांग थी, और करने का हिम्मत भी अगर किसी में था तो वो नीतीश कुमार जी में था। विपक्ष सिर्फ क्रेडिट वाली सियासत कर रहा है, जनता समझ रही है। बिल्कुल, जब आप डिप्टी सीएम थे तो आप क्यों नहीं बना दिए युवा आयोग, आप क्यों नहीं दे दिए डोमिसाइल? लेकिन वो तो 17 साल बनाम 17 महीने हमेशा गिनाते रहते हैं कि भाई, तो 17 महीने में आप उनके डिपार्टमेंट का, उनके जो उनके पार्टीज के पास जो डिपार्टमेंट था उसके काम गिना दे, निकाले पूरा कि 17 महीने में इतने से इतना, इतने से इतना। हम लोग आज डेटा देते हैं ना, इतना बजट था, हज़ारों के बजट, हज़ार का कुछ हज़ार का बजट था, लाखों में आज चला गया है। कोविड में ओनली स्टेट था बिहार जो डबल डिजिट का इकोनॉमिक ग्रोथ देखा था, बाकी सारे स्टेट्स जो हैं वो सिंगल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ पे आ गए थे। बिहार इकलौता था जो डबल डिजिट इकोनॉमिक ग्रोथ पे था। बजट हम लोग 10 टाइम्स बिहार का मल्टीप्लाई कर दिए। जो अनडिवाइडेड बिहार का बजट था, अनडिवाइडेड बिहार का वो बजट था, आज सिंगल बिहार का बजट उसका 10 टाइम्स। तो ये तो हम लोग आपको फैक्ट्स दे रहे हैं ना। इतना 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 इनरोलमेंट हम लोग महिलाओं का बढ़ाएं, बच्चियों का, इतने इतने हम लोग कॉलेजेस खोले, इतने हम लोग यूनिवर्सिटीज, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, बिहार चला सकते हैं। बिल्कुल हम क्योंकि उनसे, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई अब वो थक गए हैं, अब वो बुजुर्ग हो गए हैं, अब उन्हें चीज़ें याद नहीं रहती हैं, सत्ता कोई और पीछे से चला रहा है। विपक्ष को कुछ तो बोलेंगे ना। तो मुद्दों की कमी हो गई, मुद्दों हमको लगता है कि मुद्दे से ज़्यादा उनको अब समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या बोलना है, तो बस कुछ भी बोल रहे हैं। अब एलजेपीआरवी की बात होगी, आपकी पार्टी की बात होगी। पहले तो ये कि सियासत का चयन संभव ही नहीं, क्योंकि जब आपने भी अपनी मास्टर्स की होगी तो आपके पास भी एक सोच होगी कि भाई यहाँ से निकलना है तो हमें किस रास्ते पे बढ़ना है। क्या शांभवी की सोच राजनीति में ही जाने की थी, या शांभवी कुछ और करना चाहती थी, राजनीति एक्सीडेंटली हो गया? नहीं, हम राजनीति ही करना चाहते थे, इसमें कोई कभी डाउट नहीं था। पर हाँ, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल फैमिली में मेरा जन्म हुआ था, फिर अपने दादाजी को देखे राजनीति करते हुए, पिताजी को देखे राजनीति करते हुए, एक आपके ना चाइल्डहुड में कि इम्पैक्ट आपके दिमाग पे पड़ जाता है। मतलब हम इसका पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहे, हम एक फैक्ट बात बता रहे कि जिस परिवार में आप पले बड़े होते हो, उस परिवार में क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे ज़रूर पड़ता है, क्योंकि आप वही देखते हैं। अब हमने देखा कि मेरे पिताजी जनता की सेवा कर रहे हैं, दादाजी मेरे जनता की सेवा करते थे, क्षेत्र के लोग आते थे, इतना अपार प्यार उनको क्षेत्र के लोगों से मिलता था। तो मेरे को लगता था हम भी बड़े होंगे तो हमको भी यही करना है। कोई हमसे पूछता था कि बड़े होके क्या बनना है, बड़े होके डैडी जैसा बनना है, बस यही जवाब ही आता था। अब उसके बाद जब और बड़े हुए, सोच समझने लगे, तब लगा कि हाँ, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से आप एक इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। राजनीति आपको, जनता की सेवा प्राथमिकता है राजनीति की। आप बिना सेवा भाव के अगर आप राजनीति करिएगा तो आप बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं रह पाइएगा। शांभवी, परिवारवाद जिसे लेकर हमेशा से मुखरता से सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा आरोप विपक्ष पर लगता रहा है, तो फिर वो परिवारवाद से आप कैसे अछूती रह जाएंगी? क्या हम कभी नहीं कहे, हम कहे कि हम जिस परिवार से आते हैं हमको गर्व होता है कि हम उस परिवार से आते हैं। हमको
कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम मेरे दादाजी महावीर चौधरी हैं या मेरे पिताजी अशोक चौधरी हैं या मेरे ससुर जी आचार्य किशोर कुणाल जी। हमको कोई शर्म नहीं है कहने से। हम बहुत मतलब अपने जो मेरी विरासत है हमको उस पर गर्व होता है। पर हम अपनी पढ़ाई पूरी की है, हम जितना भी एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसको कंप्लीट करके हम किसी और संस्थान में काम कर रहे थे। हम संस्थान में काम करते करते अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को व्यक्त किए कि हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सोचे कि हाँ उसके पास वो क्वालिटीज़ है कि वो आगे चल के एक अच्छी नेता बन सकती है, तो उन्होंने हमें टिकट दिया, हम चुनाव लड़े, हम चुनाव जीत गए। मेरे पास वो चीज़ नहीं है कि हम एजुकेशनली क्वालिफाइड नहीं है। मेरे साथ वो प्रॉब्लम नहीं है कि हम 3-3 4-4 बार चुनाव हारे हैं, पर बार बार टिकट ले लेके या तो कभी राज्यसभा लोकसभा ये वो करते हुए हम हारे। ऐसा कुछ नहीं है, एक बहुत प्लेन सिंपल रास्ता था। हाँ, ये हम ज़रूर कह सकते हैं कि बाकी जो लोग नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आते हैं उन लोगों के लिए शायद जर्नी थोड़ा और डिफ़िकल्ट रहा हो। उनके लिए इतना आसान नहीं होता हो टॉप लीडरशिप से मिलना, ये शायद नहीं संभव होता हो। बट सिर्फ ये कह देना कि मेरे में वो क्षमता नहीं है, आई थिंक वो थोड़ा गलत है। चिराग पासवान जी, जो कि आपकी पार्टी के नेता हैं, आपके लिए बड़े भाई समान भी हैं, आखिर ऐसी कौन सी बात है जिस वजह से उन्होंने आपका चयन किया या आपको लगा कि ये पार्टी मेरे लिए सबसे उपयुक्त है? मेरे को युवा नेतृत्व में काम करने की इच्छा थी। मेरा सिंपल था कि हमारे राष्ट्राध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने जिस तरीके से 2021 के बाद पार्टी को पुनर्स्थापित किया और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के पहले उनका वो एकदम एक कमबैक सा हुआ, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रहा मेरे लिए, क्योंकि मेरे को लगता है कि उनका एक अपना पॉलिटिकल जर्नी रहा किसी भी और पार्टी से कंपेयर्ड। उनका एक युवा होने के नाते उनका एक पर्सनल पॉलिटिकल एक्सपीरियंस रहा। उनके बिहारी फर्स्ट की सोच से, विचारधारा से प्रभावित होके, और हमको लगता है कि एज अ पर्सन भी चिराग भैया बहुत एक अच्छे इंसान है जिनके साथ आपको ईज़ ऑफ डूइंग वर्क हो सकता है। ऐसे कितने कम मतलब युवा नेताओं की, युवा नेतृत्व की, युवा राजनीति की सब बात करते हैं, पर कौन दे रहा है युवाओं को मौका? सब कहते हैं युवाओं को आना चाहिए, देने वाला मौका कौन है? नहीं, मोदी जी सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ही हैं जो 5 सीट में 4 युवाओं को लड़ाए, 5 सीट में 2 महिलाओं को लड़ाए। अब भाई हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट नारी शक्ति वंदन अधिनियम की बात सबने की, लेकिन आप देख लो टिकट कितने कम दिए। नहीं, लेकिन फिर तो आपसे ये भी कहा जाएगा कि भाई एनडीए महिला सशक्तिकरण की बात करती है, एनडीए की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई युवाओं को आगे बढ़ाना है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कहते हैं कि भाई महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी में योजनाएं भी बनती हैं या फिर उन योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन भी किया जाता है। आपको लगता है कि वहाँ युवा छूट जा रहे हैं? महिला तो हैं बट युवा मिसिंग है। नहीं, डेफिनेटली युवा मिसिंग है। अभी जिस तरह से हम लोग का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, युवा मैक्सिमम युवा इन राजनीति में नहीं है, ये बात तो सच है। और ये सिर्फ एनडीए की हम नहीं बात कर रहे हैं, हम अक्रॉस पार्टी लाइंस हम बोल रहे हैं कि युवा की जहाँ लोग बात करें, पर युवाओं को मौका कौन कांग्रेस पार्टी थोड़ी दे दी है युवाओं को मौका। उनके तो लीडर खुद युवा ब्रैकेट के बाहर हो चुके, पर तब भी अपने आप को युवा कह रहे हैं। अब आप बताइए। आपका इशारा राहुल गांधी की तरफ? मेरा इशारा किसी पे नहीं है, मतलब युवा ही युवा रह सकता है ना। मेरे अब कोई 50-55 साल का युवा थोड़ी है। तो ये युवा को, युवा राजनीति की बात सब लोग कह रहे हैं, पर युवाओं को मौका कोई नहीं दे रहा है। सिर्फ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी हैं जिनके पार्टी में लगभग 3 लोग 40-44 के आसपास के हैं। श्याम बेबी, तो फिर मेरा अगला सवाल कि चुनाव की तैयारी तो आपकी पार्टी ने भी की होगी, आपने भी की है, आपके नेता ने भी की होगी, तैयारी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और लोकसभा हम लोग 100% स्ट्राइक रेट से जीते थे, विधानसभा भी 100% स्ट्राइक रेट से लोक जनशक्ति पार्टी जीतेगी। कितनी सीटों की आपकी दावेदारी है? आई थिंक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको बेटर इसका जवाब दे पाएंगे। तैयारी कितनी सीटों पर है? तैयारी तो हम लोग 243 सीट पे करते हैं। गठबंधन के सीट कोई भी मिल जाए, तैयारी आपको जब तक आप नहीं सोचिएगा कि हाँ ये मेरी ही पार्टी ये सीट पे लड़ रही है गठबंधन के तहत, तब तक आप नहीं सुनिश्चित कर सकते जीत। हम लोग एनडीए को 2025 के ऊपर की कल्पना हम लोग करें कि 2025 से ज़्यादा सीट एनडीए को इस बार बिहार में लाना है, तो उसके लिए तो कुछ सीटों की लिस्टिंग तो आपने की होगी कि भाई यहाँ पर हम बहुत मजबूत स्थिति में, ये सीटें हमारी विनिंग फैक्टर्स वाली सीटें हैं,
उन सीटों का चयन आई किया है थिंक आपने? एनडीए हर सीट पे बहुत मजबूत स्थिति में है और लोक जनशक्ति पार्टी जिस भी सीट से चुनाव लड़ेगी, हम एक पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के सांसद होने के नाते हम यही सुनिश्चित कर सकते हैं, यही 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि जितनी भी लड़ेंगे सारी जीतेंगे और बड़े मतलब बड़े मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। आपने कहा चूँकि अब आपके ही नेता हैं जिन्होंने आपको बतौर युवा आप पर भरोसा किया, आपको टिकट दिया और आप उनके भरोसे पर खरी भी उतरी। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या युवाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा? लोक जनशक्ति पार्टी के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी और पार्टी मतलब आई डोंट थिंक कि मेरा सही रहेगा किसी और पार्टी के पे कमेंट करना, बट जहाँ तक लोक जनशक्ति पार्टी की बात है, हम लोग, मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि जहाँ पे एक MY समीकरण जातीयता और सांप्रदायिकता के आधार पे एक MY समीकरण बना है, वहाँ पे MY समीकरण लोक जनशक्ति पार्टी का महिला और युवा है। तो हम लोग ये जो हमारा MY समीकरण है, इसको हम लोग विधानसभा में भी जिस तरह से लोकसभा में हम लोग किए हैं, वैसे ही विधानसभा में भी रेप्लिकेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे 40% महिलाओं को, मतलब अगर आप एवरेज परसेंटेज निकालें तो 40% के आसपास आता है, 40% लोकसभा में था, तो लगभग उतना ही रहे, नहीं तो कम से कम नारी शक्ति वंदन अधिनियम वाला 33% तो रहे कम से कम हो ही। अब एक ऐसा विषय जिस पर खूब सियासत हो रही है और आपको हमने सदन में जोरदार उस पर अपनी आवाज़ मुखरता के साथ रखते हुए भी देखा, SIR को लेकर पहले तो आपकी व्यक्तिगत राय। देखिए, मेरे को लगता है कि हम लोग विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते हमारे देश पे, हमारे देश के नागरिकों पे, जनप्रतिनिधियों पे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र को हमेशा हम लोग लोकतंत्र की खूबसूरती को बरकरार रखें। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबको अपना बोलने का अधिकार है और जनता को चुनने का अधिकार है, बट ये चुनने का अधिकार सिर्फ भारत के नागरिकों को है, घुसपैठियों को नहीं है। ये संविधान सिर्फ भारत के नागरिकों को ये हक देता है और ये हम लोग भारत के संविधान के तहत ही ये हो रहा है। ये लीगली और लॉफुली दोनों तरीके से ये सही है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी अपना वर्डिक्ट दे चुकी है, तो हमको नहीं लगता कि इसमें कोई भी राजनीति करने का कोई भी मतलब है। आपने कहा कि पटना से लेकर दिल्ली तक, हालांकि दिल्ली तक इसकी गूंज क्यों उठी उस पर भी लोगों का सवाल है। भाई पटना, जहां बिहार की बात करेंगे, बिहार में जहां पर ये हुआ वहां पर आम लोगों की तरफ उस पर रिएक्शंस नहीं आए। आम लोगों ने इस पर कोई अपनी आपत्ति जाहिर नहीं की। एक प्रोसेस था, उसमें वो शामिल हुए, उन्होंने भरोसा जताया उस सिस्टम पर जो देश को चलाती है। इलेक्शन कमीशन के सिस्टम्स पर भरोसा जताया, लेकिन विपक्ष कहता रहा कि टाइमिंग गलत है। इस वक्त क्यों शुरू किया गया? इतने शॉर्ट टर्म में ये कैसे प्रोसेस पूरा हो पाएगा? ये कैसे फुल प्रूफ होगा? इसी लेकर आपत्ति दर्ज की गई। सबसे पहले तो विपक्ष को अगर कोई आपत्ति है तो उसको इलेक्शन कमीशन जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इज़ एन इंडिपेंडेंट बॉडी एंड इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये सरकार का फैसला नहीं है, इलेक्शन कमीशन का फैसला है। इलेक्टोरल रोल रिवीजन जो है वो इलेक्शन कमीशन का अधिकार है। आपको कोई संभवतः अगर आपको कोई दिक्कत है, आप इलेक्शन कमीशन के पास जाइए और आप इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो समस्या है उसको आप रेज़ करिए। अब आपके मतलब इमेजिनरी समस्या तो इलेक्शन कमीशन नहीं ना एड्रेस करेगी। बिल्कुल। और ये टाइमिंग हो या फिर आपका जो भी वो मुद्दा उठा रहे हैं, हमको लगता है कि टाइमिंग एकदम ठीक है, टाइमिंग में कोई दिक्कत नहीं है। क्या अगर आप ही सबसे पहले हर जगह आप बोले कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन होना चाहिए, इलेक्टोरल रोल रिवीजन होना चाहिए, तो इलेक्टोरल रोल रिवीजन जब हो रहा है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? फिर इलेक्टोरल रोल रिवीजन इलेक्शन कमीशन करे और पर्याप्त समय उनको मिला, 1 महीना बढ़ा भी दिया गया था। बिल्कुल। अब तो आपत्ति के लिए उन्होंने दिया हुआ है कि भाई आप इस वक्त में अपनी आपत्ति भी दर्ज करिए। 1 सप्ताह हो चुके हैं, लेकिन एक भी आपत्ति राजनीतिक दल की तरफ से नहीं आई। लोगों की तरफ से, आम जनता की तरफ से आपत्ति आई कि भाई हमारा नाम छूट गया, हमारा नाम जोड़ दिया जाए, ये नाम गलत लग गया है, इसे सुधार लिया जाए। कोई उसमें पब्लिक आउटक्राई तो अभी तक आई डोंट थिंक कि कहीं पे भी ऐसा हुआ है कि जनता इस एक्सरसाइज से नाखुश हो। ऐसा कहीं नहीं देखने को मिला है कि जनता इस एक्सरसाइज से परेशान हो रही है।
ऐसा कहीं नहीं देखने को, जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि दलित, वंचित, शोषित वर्ग के लोगों को काटने का ये प्रयास किया जा रहा है। तो हम लोग भी अपने क्षेत्र में लगातार जो हमारे हर पार्टी के बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं उनके संपर्क में है कि बूथ लेवल पे सब कुछ ठीक चल रहा है कि नहीं, कहीं भी अगर कोई छूट जा रहा है या फिर किसी को कोई समस्या हो रही है रजिस्ट्रेशन में या कोई दिक्कत आ रही है, हम लोग सबको आई थिंक जनप्रतिनिधि होने के नाते इस एक्सरसाइज में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहिए। क्योंकि अगर आपके क्षेत्र के लोग हैं जिनको समस्या हो रही है, आप एक अपने ऑफिस में बुलाइए उनके लिए वो प्रोसेस इजी करिए। क्योंकि ये तो यार लोकतंत्र को और बेटर ही करने के लिए, मजबूत करने के लिए है ना, इन्हांस करने के लिए है लोकतंत्र को। अब ये आप राहुल गांधी जी ज़बरदस्ती इसको एक समस्या बनाना चाह रहे हैं, जबकि ये समस्या है नहीं। ये तो भारत की अखंडता को और बचाने के लिए ये किया जा रहा है। तो हम लोग हमेशा यही कह रहे हैं कि आपको जो समस्या आप इलेक्शन कमीशन के सामने रेस करिए, पर वो भी नहीं कर रहे हैं, ना ही वो सदन चलने दे रहे हैं, ना वो कुछ और करने दे रहे। पता नहीं उनको क्या चाहिए ये, जबकि इतना इम्पोर्टेंट ये मानसून सत्र जो चल रहा है पार्लियामेंट का, वो हम लोग के लिए भी इतना ज़रूरी था। क्योंकि बिहार विधानसभा के पहले ये आखिरी सत्र था। तो हम लोग सब जनप्रतिनिधि अपनी मांगों को उठाने के लिए यहाँ आए थे। और ये जिस तरीके से इन लोग सदन नहीं चलने दे रहे हैं, पार्लियामेंट के जुरिस्डिक्शन के बाहर हैं, तब भी ये पार्लियामेंट में हंगामा खड़ा कर रहे हैं रोज़। एक और विषय जो हाल के दिनों में राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया, वोट की चोरी का। सिर्फ एसआईआर को लेकर उनकी आपत्ति नहीं है, अब ये आपत्ति वोट की चोरी में तब्दील हो गई है। एक प्रेजेंटेशन तक उनकी तरफ से दिखाया गया कि कर्नाटका में देखिए क्या हुआ, 1 लाख से ज़्यादा वोटों की चोरी कर ली गई। महाराष्ट्र में भी यही तो कर्नाटका में उनकी सरकार है ना, तो वो एज जब उनकी वो वहाँ पे एक वहाँ के जो जितने भी उनके पार्टी के लोग हैं या ये है, तो वो उन लोग को बोले कि वो जाए और इलेक्शन कमीशन में अपनी बात को उठाएं। प्रेजेंटेशन करने से क्या होगा? मतलब इशू को डील सिर्फ एक तरीके से मीडिया में आकर इन चीज़ों को रखें नहीं। इलेक्शन कमीशन भी ये कह रहा है कि भाई अगर आप करे ना, आप शिकायत दर्ज कराइए, आप शिकायत दर्ज करा दीजिए। आपको अगर इतना कंप्लेन आ रहा है तो आप उसको एक प्रॉपर तरीके से आप इलेक्शन कमीशन के पास लेके जाइए ना। आप लगे हैं सरकार को ब्लेम करने, सरकार का ये काम ही नहीं है। तो ये अभी ये जो कर रहे हैं उससे वो क्या करना चाह रहे हैं? वो दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार गलत है, सरकार लोगों को तंग करना चाह रही है, सरकार ऐसा एक्सरसाइज करा रही है। अरे सरकार क्यों कराएगी? आपका रूट ही गलत है। संभवी चूंकि बिहार के पॉलिटिक्स की बात होगी तो नीतीश कुमार के कार्यकाल में बहुत सारे चेंजेस हमने देखा, बिहार बदला वो भी देखा। हाल के दिनों में चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव इसी साल होने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा। उस पर आपके नेता भी कहते रहे कि ये चिंता की बात है, इस पर मैं भी दुखी होता हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि इसमें चेंजेस आने चाहिए। क्या बदलाव होना चाहिए इस वक्त? किस तरीके से आप इस लॉ एंड ऑर्डर को देख रहे हैं? नहीं, लॉ एंड ऑर्डर डेफिनेटली एक बीच में चिंता का विषय बन गया था। जिस तरीके से हत्या हो रही थी और राजधानी में प्राइम लोकेशन पे मर्डर हो गया, तो डेफिनेटली सब के लिए, हर बिहार वासी के लिए वो एक चिंता का, सबका दिल मन छोटा हो जाता है। हम लोग का भी हुआ और हमको बस ये लगता है कि प्रशासन में कहीं चूक हो गई। इसको फेलियर आप नहीं कह सकते, ये इट वाज नॉट अ फेलियर, इट वाज जस्ट नेग्लेक्ट। और किसी के नेग्लेक्ट से इतना बड़ा हादसा हो गया तो प्रशासन को इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा ना। और अगर आप प्रशासन से जवाब मांगे तो इसका ये मतलब नहीं कि आप सरकार के खिलाफ हैं, आप अपना दायित्व निभा रहे हैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते। इसका ये अर्थ नहीं है कि हमको सरकार से कोई समस्या है, इसका बस ये अर्थ है कि हम लोग जनप्रतिनिधि, और हम लोग जनप्रतिनिधि होने के नाते प्रशासन से जवाब मांग रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। एक आप जहाँ पे बिहार को फ्लरिश होते हुए देखना चाहते हैं, वहाँ सिक्योरिटी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। जब तक बिहार सिक्योर नहीं होगा, हम लोग कैसे लोगों को बुलाएंगे बिहार? तो इसके लिए हम लोग बस बोले कि जब प्रशासन से चूक हो गई है तो इस पर प्रशासन जवाब दे। उसके बाद प्रशासन ने भी बहुत मजबूती से काम किया, इनकाउंटर्स हुए, गिरफ्तारी हुई। अगर अपराधी कहीं कहीं जाके छुप गए थे, उनको निकाल के वहाँ से ला करके उन पर कार्रवाई की गई है। और अब ये वो बिहार नहीं है जिनमें अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण है। अब ये अपराधी अगर हैं तो वो अपराधी हैं, वो किसी के साला दामाद ये सारा कुछ नहीं है। तो अगर आपने अपराध किए हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, आपको सज़ा ज़रूर मिलेगा।
तो ये एक प्रशासन ने एक और बहुत मजबूत मैसेज बिहार में दिया जब उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करके गिरफ्तारी कराई, एनकाउंटर्स किए, मुख्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया। तो अगर इतने ही अलर्ट रह करके प्रशासन काम करेंगे तो आई थिंक ये जो लॉ एंड ऑर्डर में थोड़ी बहुत चूक इधर उधर हो गई है वो भी कवर हो जाएगा। चूँकि युवाओं की बात होती है, जिस जनरेशन से आप आती हैं, जेनजी जनरेशन है, तो भाई वहाँ पर ये कहा जाता है कि उनकी थॉट प्रोसेस डिफरेंट होती है, इसलिए उनका विज़न भी दूसरे तरीके से है। वो बदलाव के लिए जिस प्रोसेस को देखते हैं उसमें उनकी जो सोच है वो काफ़ी तेज़ होती है। आपको ऐसा लगता है कि बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, आप इसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का कितना इस्तेमाल करती हैं और वो आपके लिए कितना कारगर है या मददगार है? देखिए, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा टूल हमारे समाज में आ चुका है। अब सोशल मीडिया पुराना हो गया, अब नया तो एआई हो गया है। सोशल मीडिया अब पुराना हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारा न्यू चीज़ है जो आ रहा है। और डेफिनेटली हम लोग अपने कैंपेन का पहले हम लोग, जब मेरे पिताजी चुनाव लड़ते थे या दादाजी चुनाव लड़ते थे, तब हम लोग इतना नहीं सोचते थे कि सोशल मीडिया कैंपेन भी कुछ होता है, नहीं पता था। ये सोशल मीडिया कैंपेन बहुत रीसेंट एक टर्म आया है और उस कैंपेन में एआई का यूज़, आई डेफिनेटली थिंक कि ये बहुत बड़ा टूल हम लोग के हाथ में है और इसको हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। इसका मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। जैसे ऑब्वियसली अब आप जब कंटेंट सोशल मीडिया पे डालते हैं तो जहाँ पे आपके साथ लोग हैं वहाँ आपके खिलाफ भी तो लोग हैं। बिल्कुल। और फिर बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, ट्रोलिंग होता है, सारी चीज़ सब, मतलब ये सारा बहुत कॉमन चीज़ है। अब तो ट्रोलिंग वोलिंग पार्ट ऑफ लाइफ हो गया है। इसलिए ये सवाल पूछा सोशल मीडिया का, क्योंकि आम लोगों की रिच अपने सांसद तक, अपने विधायकों तक ही बहुत कम हो पाती है। वो चाहते ज़रूर हैं, बहुत लोगों के नहीं, बट अंदर या तो जानकारी का अभाव है, हाँ। या फिर उनकी रिच वहाँ तक नहीं हो पाती है। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ज़रिए वो अपनी बात आप तक डायरेक्टली पहुँचा पाते हैं। बिल्कुल। आप चूँकि जब समस्तीपुर की बात होगी तो आपके सामने ऐसा कोई विषय आया, ऐसा कोई मुद्दा आया जो आपको लगा कि नहीं भाई ये एड्रेस होना चाहिए, यहाँ की ये समस्या है, इसे दूर किया जाना चाहिए? सोशल मीडिया को, जैसे आप कहें कि ऑब्वियसली वो जनता और नेता का जो गैप था ना, सोशल मीडिया उसको फिल कर दिया। इनफैक्ट हम ही इतना ज़्यादा अपना सोशल मीडिया यूज़ करते हैं। हम व्हाट्सएप पे अवेलेबल हैं, हम फेसबुक पे कमेंट्स चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे हम स्टोरी रिपोस्ट चेक करते रहते हैं, ट्विटर पे कमेंट्स देखते रहते हैं, ईमेल एक्सेस करते रहते हैं। अगर ईमेल आया, सबको रिप्लाई करना संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन जो इम्पॉर्टेंट होता है उसको हम लोग डेफिनेटली तुरंत एड्रेस करते हो। और हम सोशल मीडिया को इमरजेंसी केसेस के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मेडिकल इमरजेंसीज़ के लिए, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गया है उसके लिए। तो ये सारा जो इमरजेंसी सिचुएशंस होता है उसमें सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पर हाँ, जहाँ पे आप कह रहे थे कि तुरंत होना चाहिए, वहाँ पे बहुत सारी आजकल तो सोशल मीडिया से ही सारा काम हो जा रहा है। मैंने इसलिए भी ये सवाल पूछा शांभवी, क्योंकि समस्तीपुर से आप सांसद हैं। समस्तीपुर पहले और अब में कितना बदला है आपके लिए यहाँ से? अभी तो मेरे को बहुत कम टाइम हुआ है, 1 साल हुआ है समस्तीपुर का। शुरुआत तो आपने की होगी 1 साल। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्राइम फोकस रखते हुए हम लोग आगे बढ़े हैं। हम जहाँ पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करते हैं तो हम वहाँ पे रोज़गार मेला भी लगाए थे, एचआर कंपनी से, अफसर करके एक एचआर कंपनी है, उनके साथ टाई अप करके रोज़गार मेला भी लगाए थे। शिक्षा की बात अगर आप करें, स्वास्थ्य की अगर आप बात करें, तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएँ हैं जो अगर सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाए तो काफ़ी लोगों को मदद हो जाएगा। तो अभी हम लोग वही उसको अपना फोकस बना के चल रहे कि मतलब हैपहैज़र्डली बहुत सारे चीज़ करने से अच्छा है कि जो आपकी योजना के तहत सबको उस योजना का लाभ मिल जाए सही ढंग से। इस पे हम लोग का फोकस है। जब हम लोग शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते, कई ऐसे आरओबीज़ पेंडिंग थे, जो सड़क वड़क की हम लोग बात करें, बिजली की बात करें, ये सारे चीज़ें प्रॉब्लम थी वहाँ पे। अब हम लोग इसको एड्रेस कर रहे हैं, इस पे काम हो रही है। तो मतलब आई थिंक एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर के हम लोग बढ़ रहे हैं। युवाओं के साथ लगातार हम लोग बात करते रहते हैं। कई कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, जिनमें हम लोग अपनी टीम्स को खड़ा किए हैं ताकि हर गाँव, हर पंचायत तक हम लोग की बात पहुँच पाए।
आपको हम एक एग्जांपल देते हैं, फेसबुक पे कोई पिक्चर पोस्ट किए थे कि मेरा जो लाइव वायर है वो घर के सामने लटक रहा है और वो मतलब बहुत डेंजरस होता है। आप यकीन नहीं मानेंगे, 2 घंटे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से एक रिप्रेजेंटेटिव वहाँ जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तो ये व्यवस्था, ये सुविधा सिर्फ शांभवी के लिए है या फिर आम जन के लिए भी है? मतलब आम जन के लिए ही है, ये मेरे लिए नहीं है। ये हम एक देखिए, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जो आप एज अ जनप्रतिनिधि आप अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज़ करें। ये भी एक जनप्रतिनिधि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना। हर डिपार्टमेंट में, हर जगह पे आप अपने एक ऑफिस को आप अपना इस्टेब्लिश करिए। ऑफिस के माध्यम से आप इन सारे डिपार्टमेंट्स के टच में आइए, क्योंकि ऐसे होता है ना कि लोग कहते हैं, कब कुछ जनप्रतिनिधि होते हैं कहते हैं मैं हम लोग का तो सुनता नहीं कोई। नहीं, आपको अपना एक सुचारू ढंग से उसको चलाना पड़ेगा कि एक ऑफिस है, ऑफिस में कंप्लेंट्स आ रहा है, ऑफिस के माध्यम से उसको एड्रेस किया जा रहा है। तो ये आई थिंक सभी जनप्रतिनिधियों के लिए, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है। ये इनिशिएशंस जो है वो जनप्रतिनिधियों की तरफ से होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। आई थिंक हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो लोकसभा हो, वो विधानसभा हो, सबका अपना एक अच्छा फंक्शनल ऑफिस होना चाहिए। ऑफिस के साथ साथ आपका एक टीम होना चाहिए। जो आपके पार्टी वर्कर्स हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके अलावा एक टीम होनी चाहिए जो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड लोगों का काम करना चाहती है, लोगों के समस्या को आप तक लेकर के आ रही है। अभी जैसे सत्र चलता है, हम लोग दिल्ली में होते हैं, तो ये टीम ही सारा काम हैंडल करती है ना। एग्जैक्टली तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी रिच जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कम से कम वक्त में हो सके और उसका जो निष्कर्ष है वो बहुत बेहतर निकले। शांभवी, फास्ट राउंड अप में जाएंगे, फटाफट पर्सनल से लेकर पॉलिटिकल सब कुछ बात होगी। पहले तो शांभवी को अपने नेता चिराग पासवान की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? वो बहुत दिल से बहुत सॉफ्ट है। जैसे ही इज़ अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग। उनको बहुत ज़्यादा वो जिनसे उनको लगाव होता है, जो उनके पार्टी वर्कर्स हों या फिर हम लोग जैसे सांसद यंग हों, फ्रेश फेस हैं, गलती कर सकते हैं, कुछ भी हो, बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हैं, बहुत केयर करते हैं सबकी बात को सुनते हैं, समझते हैं। शांभवी को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? अभी दाल चावल भुजिया, दाल पिट्ठी, देखिए मेरी सत्तू पराठा, मतलब ये तो प्रायोरिटी लिस्ट में एक करके जुड़ जाएगी। लेकिन दाल चावल भुजिया, हाँ, ये वाला वो जो पतला है, वाला भुजिया, बस आलू का वो कुरकुरा पतला एकदम अच्छे से कट किया, वो एग्जैक्ट सही अमाउंट में हल्दी नमक के साथ फ्राई किया हुआ। आखिर में शांभवी, बिहार को इस बार आप कैसा देखना चाहती हैं विधानसभा चुनाव में? आपका विजन? हम बिहार को जीतते हुए देखना चाहते हैं, और बिहार को अगर जिताना है, बिहार को आगे लेके जाना है, जिस विकास के पथ पे बिहार बढ़ रहा है उसी विकास के पथ पे अगर बिहार को दौड़ाना है, तो एनडीए की सरकार बहुत ज़रूरी है, जो महिलाओं के लिए बात करे, युवाओं के लिए बात करे, गरीबों के लिए बात करे, दलितों के लिए बात करे, जो हर वर्ग के लोग को, किसानों के लिए बात करे, मजदूरों के लिए बात करे, जो इन लोगों को आगे लेके चले उसको। और यही एक सरकार है जो हर वर्ग की बात को सुनी है। स्टूडेंट्स का बोलिए, स्टूडेंट्स की बात सुनी, महिला बोलिए, महिलाओं की बात सुनी, गरीब बोले, गरीबों की बात सुनी। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी सेक्शन है जो कह सकता है कि मेरे लिए बिहार में काम नहीं हुआ। यानी बिहार के लिए बिहार के लिए हम लोग को एनडीए चुनना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शांभवी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ आज पॉडकास्ट के इस अंक में शांभवी चौधरी। कल किसी और एक और शख्सियत के साथ फिर से होगी मुलाकात और होगी बहुत सारी बातचीत। बहुत बहुत शुक्रिया।